आधा घंटे हो गया मैडम, आपके साथियों ने बोल ली जी। प्लीज मैडम फारूक नाइक साहब। मैंने ऑपोजिशन के नुमाइंदों की, माय ऑनरेबल कोलीग्स जो है सेनेटर्स, उनकी मैंने तकरारी सुनी। बहुत अच्छी सियासी तकरीर थी जिसमें कोई वजन नहीं था। जिसके पीछे ना कोई कानून था ना आइन था, मगर एक लफाजी थी, बहुत अच्छी लफाजी थी, बड़ी अच्छी ओरेटरी थी। मगर कहा जाता है कानून के अंदर, बाय रेजिंग योर वॉइस यू कैन नॉट विन योर केसेस, यू हैव गॉट टू विन योर केसेस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। व्हाट आर द फैक्ट्स? What are the facts? Let me make it clear today. Have Senator Fawzia Sahiba, please. patience to listen to me now. I'll bring the facts, the true facts. Not I'll bring the truth. ना मजहब का कार्ड खेलूंगा, ना मोहब्बिल वतनी का कार्ड खेलूंगा। मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है, अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो आपने ना मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दें, खत्म कर दें, और मोहब्बिल वतनी का कार्ड इस्तेमाल भी खत्म कर दें। क्योंकि बात सुने, मेरी गुजारिश है आपकी तकरीर के दौरान फिर आएंगे लोग बात करेंगे, ना करें प्लीज। तहम्मुल मजाजी से मेरी बात सुने, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, इसलिए आप तहम्मुल मजाजी से मेरी बात सुने। मैं आपको बताता हूं आज कानून और आइन क्या है। जो आप लैब लॉ पर आप क्या कहते हैं सियासत खेल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब 99 के अंदर जनरल मुशर्रफ ये कानून लेकर आया, उस कानून ने कभी पार्लियामान की शक्ल नहीं देखी। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर था अंडर एज अ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। इन सारी सालों के अंदर मैं हमेशा कहता रहा कि 99 का जो लैब लॉ है इसको आप पार्लियामान में लेकर आए, इसके अंदर अमेंडमेंट्स करें, मगर किसी ने अमेंडमेंट नहीं की। इस सर सुने तो सही है, बात सुनते नहीं, इस तरह कहने से फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं अदालत के अंदर बोलता हूं और बोलता रहता हूं, इधर भी इसी तरह ही बोलूंगा। सुनिए आप जरा मेरी बात। सर जब 99 के अंदर यह कानून आया, इसके अंदर किसने मुसीबतें झेली? खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने। आसिफ अली जरदारी साहब 8 साल जेल में रहे। मुकदमात कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और अटक किले के अंदर। शहीद बीबी के खिलाफ झूठे केसेस फाइल किए गए 99 लैब ऑर्डिनेंस के नीचे। उसकी वजह से शहीद बीबी को मुल्क को छोड़ना पड़ गया। एक झूठे केस के अंदर कन्विक्शन दी गई जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की। आसिफ अली जरदारी साहब 2 साल अटक किले के अंदर इस मुकदमात को झीलते रहे। जज भी इस्लामाबाद से जाता था, मुल्जिम भी इस्लामाबाद से जाता था, वकील भी इस्लामाबाद से जाते थे, प्रोसिक्यूटर भी इस्लामाबाद से जाता था, और मुकदमा कहां चलता था? अटक किले के अंदर। यह इंसाफ हो रहा था लैब ऑर्डिनेंस के नीचे, जो आपको मैं बताना चाहता हूं। 2 साल से चलता रहा, 2 साल ये चलता रहा। आसिफ अली जरदारी साहब को तमाम केसेस के अंदर अल्टीमेटली बेल हुई। अब आ जाता है NRO 1 जिसकी अब ये बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी जरा आपको रोशनी डालूं। नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जनरल मुशर्रफ लेकर आए। जब जनरल मुशर्रफ ये लेकर आए, उसके बाद यह मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह NRO को सेट असाइड कर दिया। किसी को भी एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। तमाम मुकदमात खुल गए। तमाम मुकदमात जिस जगह पर बंद हुए थे, तमाम मुकदमात उसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ शुरू हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब 7 केसों के अंदर बरी हुए। कोई NRO का फायदा नहीं मिला, कोई NRO से फायदा नहीं उठाया, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो चाहे वो पाकिस्तान हो। हर केसेस के अंदर बरी हुए, गवाहियां चली, गवाहियों के बाद बरी हुए, किसी ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। ये अल्लाह ताला हमारे साथ है। क्यों? कि झूठे केसेस थे, फैब्रिकेटेड केसेस थे, कंकॉक्टेड केसेस थे, इसकी वजह से तमाम केसेस के अंदर बरी हुई। ये जो कहते हैं NRO 1 से किसने फायदा उठाया? मुझे एक शख्स का नाम लेके दे दे, एक शख्स का जिसने NRO से फायदा उठाया हो। हर शख्स को दोबारा उन्होंने तो ये लॉ तक पास किया जनरल मुशर्रफ ने, सेक्शन 31A लैब ऑर्डिनेंस, अगर आप केस के अंदर नहीं आएंगे
तो आपको सजा हो जाएगी। ये 31 ये क्या था? ये अमेरिका में एक लॉ था, बिल ऑफ अटेंडर। बिल ऑफ अटेंडर क्या था? उसने कहा कि एक काला आदमी अगर एक गोरी औरत को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाएगा, उसको उसी वक्त सजा हो जाएगी, कोई ट्रायल नहीं होगा। उसके बेसिस पर वो जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट और यूनाइटेड स्टेट ने सेट असाइड किया कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द फ्रीडम, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन। हमने 31A लेकर आए। हमने कहा क्योंकि कुछ लोग बाहर थे, उन्होंने कहा इश्तिहार देंगे, सजा दे देंगे। ये शहीद बीबी के लिए किया गया। जैसे शहीद बीबी के लिए कानून लेकर आए कि BA की डिग्री, जनरल मुशर्रफ साहब वो समझते थे बीबी ने ऑक्सफोर्ड से BA नहीं किया, बट जब BA की डिग्री सामने आ गई तो उनके मुंह लटक गए। ये लॉ स्पेसिफिक लॉज बनाए गए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए। अब ये आप आ जाते हैं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात की मेरे फाजिल दोस्त ने। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पास किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पहली दफा पास हुआ। हमने कौन सा पैसा लॉन्ड्र किया, मुझे आप बताइए। जितने केसेस थे उसके अंदर एक्विटेड हुए। SGS का केस, कोटेक्नो का केस, हर के अंदर एक्विटेड। किसी केस के अंदर फायदा नहीं उठाएगा, यह NRO 1 है। अब आप आ जाते हैं, अब जो आप क्या कहते हैं लॉ पास हुआ है, इसके ऊपर आ जाइए। इस लॉ के पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि दिस लॉ इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये इसको नजर में रखते हुए ये कानून इमरान खान साहब की जब PTI की हुकूमत थी 3 ऑर्डिनेंस लेकर आई है। इन्होंने भी नैब लॉ को बदलने की कोशिश की, जैसे कि पुरानी हुकूमतों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोशिश की, मगर वजूहात में मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। मगर सुने आप मेरी बात सुने, अब आप सुने, मैं फैक्ट्स हकायक बयान कर रहा हूं, हकायक बयान कर रहा हूं, बुरी हद से हकायक सबको। जब ये मैं वजूहात में नहीं जाना चाहता हूं, जब ये 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसको ये एक्ट नहीं बना सके। 3 ऑर्डिनेंस जिसके बात में मेरे दोस्त ने बात की कि ब्यूरोक्रेट्स को फायदा होगा, वो ब्यूरोक्रेट्स को फायदे वाला ऑर्डिनेंस ये लेकर आए थे। वो लैप्स हो गया कि जो उस एक्ट का पार्ट बना है, वो अब उस एक्ट का पार्ट बना है। सुने ना मेरी बात, सुने ना मेरी बात, मेरी या तो लैब चला लो या हुकूमत चला लो या इकोनॉमी। आज ये इकोनॉमी तबाह हुई है, मैं उसमें नहीं अभी जाना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है PTI का हुकूमत का इस इकोनॉमी को तबाह करने के अंदर, बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। अभी मैं खाली नैब लॉ पर बात कर रहा हूं इस वक्त आपके सामने। सुने मेरी बात आप जरा। आप लोगों ने भी कोशिश की, नहीं बदल सके। जब ये नैब लॉ बदला, क्या हुआ इसके अंदर, जरा इसका मैं आपको तफसील, ये सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 14 क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। कौन से इस्लाम के अंदर है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट? मेरे दोस्त ने बोला इस्लाम के खिलाफ है। क्या इस्लाम में है दिस प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट? अ मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अ मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। सुने मेरी बात, सुने 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 सुने। दुनिया का लोग सुनेंगे या नहीं? सर आप सुनो तो सही प्लीज। चौधरी साहब फिर आप खुद बात में ना कि मुंतजरी में कोई बात कर रहे हैं। और मैडम जर का आपसे भी मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है, प्लीज। जी सर, दुनिया का कानून है ये, अ मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। और कानून शहादत ऑर्डर को वापस लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि सेक्शन 14 गलत है। उनका ये जजमेंट्स है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द बर्डन इज शिफ्टेड ऑन द डिफेंस। ये कोई केस हुआ, आपने पकड़, अब पावर ऑफ अरेस्ट हमने खत्म की, चेयरमैन नैब की। अब देखें आप इंक्वायरी, अभी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चेयरमैन नैब यूजिंग इस पावर बंदे को बंद कर देता है। अब ये कौन से दुनिया के कानून के अंदर एक कानून बता दें कि इंक्वायरी स्टे पर, और इंक्वायरी चल रही है, टीवी में शुरू हो जाता है इस बंदे के खिलाफ ये केस शुरू हो गया है। आप पूछे उस बंदे के बच्चों के बच्चे पूछें, उस बंदे की बीवी से पूछे। वो बंदा जब स्कूल जाता है तो उसके कहते हैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तो करप्शन का केस है। अरे भाई अभी तो इंक्वायरी चल रही है, अभी अरे ये खत्म किया है ना, ये चीजें खत्म किया है। सुने तो सही, ये चीजें खत्म की है इस कानून के नीचे, ये चीजें खत्म की है, ये चीजें खत्म की है। अरे आपके केस भी नीचे पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, उछलेंगे, अभी उछलेंगे, बड़े केसेस हैं। आप छोड़े, आपके लोग मुझे आकर कहते थे फारूक नायक इस केस, इस नैब लॉ को बदलो। इनके लोग मुझे कहते थे
मैं आपको ये हल्फियाबाद बात कर रहा हूं आपसे। इनके लोग मुझे कहते थे फारूक नायक इस लॉ को बदलो, छोड़े अभी आप, छोड़े बड़े बड़े अभी छोड़े जी प्लीज आप लोग छोड़े फारूक साहब को। जी सर ये मैंने आपको बात कर रहा था, कानून शहादत ऑर्डर की। अब मैंने याद यह कानून बना है कि कानूनी शहादत की चेयरमैन नैब की पावर ऑफ अरेस्ट खत्म की गई है। क्यों अरेस्ट करे? अभी तो इंक्वायरी स्टेज होगी, रेफरेंस फाइल हो जाएगा, कोर्ट के पास पावर ऑफ अरेस्ट है, कोर्ट के पास पावर ऑफ बेल नहीं थी। कौन सा दुनिया के अंदर मुल्क है जो अदालत गिरफ्तार कर सकती है उसके पास पावर ऑफ बेल नहीं है? वो जमानत ही नहीं दे सकता मुलजिम को। आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने भी एक विंडो खोली, असफन यार वली खान साहब के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो खोली कि आप आर्टिकल 199 के नीचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी के नीचे बेल दीजिए। आज तक बेल उसके नीचे दी जा रही थी। सेक्शन 497 और 498 का इतलाक खत्म किया गया था नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, जो इस कानून ने खत्म किया है, पावर ऑफ अरेस्ट खत्म की है। बेअंदाजा इस तरह के कानून जो काले कानून थे, ब्लैक लॉस थे, जंगल के कानून थे, उनको खत्म किया गया। और मैं तो ये समझता हूं इसको और ठीक करना चाहिए। नैब को होना चाहिए, नैब लॉ को होना चाहिए, मगर कानून के दायरे, वो जो आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके ऊपर भी कदगन लगनी चाहिए। इस तरह केस बना के, झूठे केस, फैब्रिकेटेड, ये जो बात कर रहे हैं, 4 साल ये हुकूमत में रहे, 4 साल। आसिफ अली जरदारी साहब तो सारे केसेस के अंदर बरी हो गए, 4 साल ये हुकूमत में रहे, नए केसेस कर दिए आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, उनकी हमशीरा के खिलाफ केस क्या 1 करोड़ का केस है, वो 1 या 2 करोड़ का, जिसके ऊपर उनकी हमशीरा भी जेल में गई, आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में गए। ये झूठे केसेस, फैब्रिकेटेड केसेस, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, 4 साल इनकी हुकूमत रही, 4 साल इन्होंने तमाम लोगों के खिलाफ, पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ केसेस फाइल किए, एक केस भी प्रूव हुआ 4 साल के अंदर? 1 साल भी इन्होंने इख्तिताम पर पहुंचाया है? इन्होंने जजेस बदले, इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स बदले, अपनी मतलब को रखे, हर तरह का काम किया, मगर 4 साल में एक केस प्रूव करके दिखा देते, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली बंद कर सके, क्योंकि तमाम झूठे केसेस हैं। इन चीजों को रोकने के लिए चेयरमैन साहब, इन चीजों को रोकने के लिए, कानून को सही रास्ते के लाने के लिए यह कानून बदला गया है। मुझे ये एक शिक बता दें, क्या यह कानून में लिखा हुआ है कि ये नैब ऑर्डिनेंस बदला गया है, इसके आते ही तमाम केसेस विड्रॉ हो जाएंगे? ये एनआरओ 2 तो जब बनता, एनआरओ ये जब बनता कि जो शिक होती कोई कि जितने भी केसेस पीटीआई की हुकूमत में फाइल किए गए हैं, दे स्टैंड विड्रॉन, बट दैट इज नॉट रिटन ओवर देयर। इफ इट इज नॉट रिटन ओवर देयर, हाउ कैन यू से दिस एनआरओ? ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने का कॉन्सेप्ट है, अवाम को धोखा देने का कॉन्सेप्ट है, अवाम को, उनको पता नहीं, ये अपनी फेलियर्स एज अ गवर्नमेंट, इन्होंने इकोनॉमी को तबाह किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह किया, इन्होंने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, इन्होंने किसके खिलाफ बात नहीं की? क्या यह सियासत है? आप बाइक पर खड़े होकर लोगों को गालियां दें, लोगों को डाकू बोले, लोगों को चोर बोले? दुनिया का कौन सा सियासतदान ये बात करता है? मुझे बताइए, कौन सा मजहब मुल्क के अंदर? आप इस्लाम की बात करते हैं, आप मजहब ममालिक की बात करते हैं, मुझे बताइए एक लीडर दुनिया का ऑपोजिशन को चोर कहे, डाकू कहे, हर आदमी को साथ गालियां दे और उनको कहता है जेल में बंद कर दूंगा, मैं जेल में बंद कर। क्या जेल में बंद होने से सोसाइटी रिफॉर्म हो सकती है? क्या रिफॉर्म हुई है? सर थैंक यू। डाके बंद हो गए? क्या चोरियां बंद हो गई हैं? क्या कत्ल बंद हो गए? नहीं। सोसाइटी को रिफॉर्म करने के तरीकाकार होता है, पीस, मोहब्बत, उसके साथ दुनिया को बदला जा सकता है। इस तरह नहीं बदला जा सकता, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। सर हम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे अपने इस तरह के जो साथी दोस्त बैठे हो, उनसे इल्तिजा है कि अपनी लीडरशिप को समझाएं, मिलजुल कर चले, मिलजुल कर जब तक नहीं चलेंगे ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इस तरह क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्राइसेस बढ़नी थी, दुनिया में बढ़ी है, खाली पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है। आज नेपाल में भी ये हाल है, नेपाल में भी प्राइसेस बढ़ी है, दुनिया में, इंग्लैंड में हाल है, अमेरिका में पेट्रोल $5, हर जगह प्राइसेस बढ़ी है, हर जगह प्राइसेस बढ़ी है। इस पर सियासत ना करें, खुदा के लिए सियासत ना करें, इस मुल्क की सोचें। ये आखिर में कहूंगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
Honorable Senator YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।